गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं क्लास 7th और आज हम लोग लेक्चर 6 कवर करेंगे। रनिंग चैप्टर हमारा सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसका मतलब हमने आपको 5 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। आपने 5 वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, और जो लोग नहीं देखे हैं उनको ये वीडियो अच्छा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने ओल्ड वीडियोस का मतलब पुराने 5 लेक्चर्स को ना देखा हो, पहले उसको अच्छे से देख लें, और जो देख चुके हैं वो आइए इस वीडियो को देखते हैं हम लोग, तो उनको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसके पहले जो लेक्चर हमने क्लियर कर रखा था, लेक्चर 5, उसमें भी क्या था, इक्वेशन सॉल्विंग की बातें हुई थी, क्योंकि वो एक्सरसाइज कौन सी थी, 4.2 थी। और अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे और गॉड से हम प्रे करते हैं कि स्वस्थ रहें, कुशल रहें और घर में रह करके खूब अच्छे से पढ़ाई करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। एनसीईआरटी आप समझ रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की बुक से हम लोग बातें कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 और जिसका पहला क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू सॉल्व एनी इक्वेशन। कोई हमसे कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन आपके सामने नजर आएगा तो मैंने इक्वेशन के, अब ये सब पुरानी बातें हो गई कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है ना। तो वो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो है कॉम्बिनेशन है, तो हमें जो वेरिएबल नजर आता है जो कि किसी ना किसी लेटर से डिनोट होता है, एक्स वाई जेड ABCD, वो हमें फाइंड करना होता है। वो का मतलब इट्स वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आइए हम जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर बात करते हैं। कैसे किसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है बाय फर्स्ट मेथड, यानी जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, और आज मैं आपसे बात करूंगा बाय ट्रांसपोजिंग मेथड, जो कि बेहद आसान होता है। ट्रांसपोज करके हम कैसे करते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व, वो मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो बाय ट्रांसपोजिंग मेथड, ये मेथड जो है कैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करने में बेहद हेल्पफुल होता है। आइए देखते हैं। देखो, जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो एक वर्किंग रूल होगा, एक प्रोसीजर होगा, जो कि अच्छे से अगर आप एक बार समझ गए तो बार बार परेशानी नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट टाइम आप अच्छे से इस बातों को समझिए, क्या क्या दिक्कतें आती हैं सॉल्व करते समय। देखो, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, 2 ही साइड होती है हमारे इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि साइड को चेंज करना, या कह सकते हैं भेजना। हमने किसी क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजा, मींस ट्रांसपोज किया, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेजा तो भी ट्रांसपोज हुआ। तो ट्रांसपोज का मतलब साइड को चेंज करना। किसी क्वांटिटी को, जैसे आप किसी कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं तो समझ लीजिए कि ट्रांसपोज ही हुआ। कुछ ऐसा यहां पर है, यहां पर 2 ही कमरे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो किसी भी क्वांटिटी को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन उसके रूल समझने की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत अच्छे से जरूरत है। तो उसके लिए 2 वर्ड मैंने यहां लिखे हैं जिन पर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सबको नहीं होता, लेकिन जिनको होता है वो अच्छे समझें। टर्म आपको समझना पड़ेगा क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए, सीधी सी बात है, टर्म का जो सेपरेशन करते हैं वो कौन करते हैं, प्लस और माइनस। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां पर एक ही प्लस है, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लस के ठीक पहले जो है वो फर्स्ट टर्म हो गया और इस प्लस के ठीक बाद जो है वो सेकेंड टर्म हो गया, यानी केवल यहां 2 ही टर्म है। अब यहां पर 2 और x, 2 एंड x के मिड में ना प्लस है ना माइनस है, मींस ये सिंगल टर्म की तरह ट्रीट होगा, सिंगल टर्म की तरह है, यह समझा जाएगा। तो 2 देखने में तो 2 और x 2 चीजें नजर आती हैं, लेकिन ये 2 चीजें नहीं है, मतलब सिंगल टर्म ही ट्रीट होगा। हाँ, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो 2 पार्ट हो गए, यानी सिंगल टर्म में हमारे 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट टर्म में 2 पार्ट हो गए। अब जैसे लिख दिया जाए x y z प्लस a, तो यहां पर अगर या माइनस लगा लीजिए ये, तो यहां पर भी एक ही माइनस है, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑल ओवर हमारा फर्स्ट टर्म जो कि 3 पार्ट है, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म। यानी प्लस और माइनस के लगने से ही टर्म्स का सेपरेशन होता है। बहुत अच्छे से समझो इस बात को, आगे बहुत काम देने वाला है। इक्वेशन सॉल्व करना तो मैथ्स में हमेशा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम और आप स्टडी कर रहे हैं, इसके बिना मैथ्स संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं ये टर्म की बातें क्यों कर रहा हूं,
क्योंकि हम कभी कभी टर्म को ट्रांसपोज करेंगे इक्वेशन सॉल्व करते समय, या हम कोफिशिएंट को सॉल्व ट्रांसपोज करेंगे। तो टर्म्स तो आपको समझ में आ गया कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स क्या है? पार्ट ऑफ इक्वेशन, पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन कह सकते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख दूं 2x माइनस 7 प्लस 5x इज इक्वल टू 10, ये तो यहां पर ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और एक बात है, पार्ट्स का सेपरेशन प्लस माइनस ही करता है, तो ये इस माइनस की वजह से ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, और प्लस की वजह से ये दोनों अलग हुए। तो फाइनली हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड इन्हीं पार्ट्स को ही हम टर्म कहते हैं या हम टर्म्स कह समझते हैं। तो द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। जो हमारे एक्सप्रेशन के पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कोफिशिएंट। एक्चुअल में कोफिशिएंट क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ध्यान देना, ये सब बातें समझना बेहद जरूरी है ताकि आप जो है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम फील ना करें। मल्टीप्लिकेटिव नंबर जो होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी या नंबर कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव नंबर को ही हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो, यहां पर देखो, यहां पर 2x है ना। अब मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x में किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है? 2। मींस अगर हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। ठीक, अब अगर यहां पर, यहां तो वेरिएबल है नहीं, यहां वेरिएबल है, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या होगा? 5 होगा। बहुत सिंपल सी बात है। मल्टीप्लिकेटिव नंबर, वेरिएबल में किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है उसी को हम मल्टीप्लिकेटिव नंबर कहते हैं, और उस मल्टीप्लिकेटिव नंबर को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। ध्यान देना, तो दो ही चीजें ट्रांसपोज करनी होती हैं, ओनली 2 कंटेंट, टर्म एंड कोफिशिएंट। दो बातें अगर आप समझ गए तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना बच्चों का खेल लगने लगेगा। आप बच्चे हैं और आप इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो, टर्म को ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना होता है? वी हैव टू चेंज टू साइन, वी हैव टू चेंज टू साइन। कहने का मतलब, अगर पॉजिटिव टर्म है और आपने उसको ट्रांसपोज कर दिया तो वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। समझना, अभी एग्जांपल भी समझाऊंगा। और अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब, याद नहीं करना है, हमें साइन को चेंज करना है। वो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कब? जब हम व्हेन वी हैव टू ट्रांसपोज टू टर्म, टर्म को ट्रांसपोज कर रहे हैं। मैं टर्म की बात अभी आपसे कर रहा हूं। जैसे यहां देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कह लेते हैं 9। अब मैंने कहा आपसे कि आप इस सेकेंड टर्म को ट्रांसपोज करो। एग्जांपल के तौर पर, टर्म ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। मैंने आपसे कहा कि आप इस 5 को ट्रांसपोज करो। तो पहली बात तो 5 क्या है? 5 टर्म है। हम टर्म को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो टर्म को जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो जिस नेचर का यहां पर है, नेचर में साइन यहां पर प्लस है। जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज का मतलब नेक्स्ट अगले अल्टरनेट साइड में भेजोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में है और ट्रांसपोज करने का मतलब इसको आप राइट हैंड साइड में भेजने जा रहे हो। तो समझो मेरे बात को, यहां पर देखो, अब आपका ये 5 तो लेफ्ट में रहेगा नहीं, इक्वल टू 9 एज इट इज। ये प्लस 5 आपका उधर जा रहा था, तो क्या बताया है? चेंज हो जाएगा साइन। अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो क्वांटिटी तो 5 ही रहेगी, लेकिन अब वो माइनस हो गया। समझ में आ गया ना? मैं केवल सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि हम कैसे टर्म को ट्रांसपोज कर रहे हैं। अगर ये जान गए तो इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान काम हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अगर ये तो हो गया ना एक बात, अब आगे क्या करना वो तो समझ रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोज करना कैसे है ये बहुत जरूरी है। अगला मान लो एग्जांपल लेते हैं, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 20। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल। अब यहां पर देखो, मैंने कहा 7 को ट्रांसपोज करो, तो इस एग्जांपल में पॉजिटिव था तो उधर गया निगेटिव हो गया। यहां क्या है? -7 निगेटिव है, निगेटिव है ना। 7 को ट्रांसपोज करने की मैंने बात की है, तो जब 7 उधर जाएगा तो लेफ्ट में ओनली 3x रिमेन होगा, एंड 20 ऑलरेडी जो RHS में था, राइट हैंड साइड में था, -7 लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो क्या हो गया? +7 हो गया। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि करना कुछ नहीं है, क्वांटिटी थोड़ी चेंज होगी। 7 है तो 7 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, बट वो अपना साइन चेंज कर लेगा। चेंज का मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये तो हो गई टर्म के ट्रांसपोजिशन की बात। टर्म को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे
तो क्या होगा। बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। ये दोनों बात समझ गए ना, गेम खत्म। इक्वेशन को सॉल्व करना बेहद आसान हो जाएगा। तो आइए अब मैं समझ गए ना ये लिखने, अगर आपको लगता है हाँ पेन उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, जो लिखने के लायक हो, आपको समझ में लगता हो उसको लिख लीजिए। मैं इसको रफ करने वाला हूं। स्क्रीनशॉट लेना तो आपको आता ही, आप लोग हाई प्रोफाइल के हैं आजकल, मल्टीमीडिया को समझते हैं। तो मैं इसको रफ करता हूं और मैं बात करता हूं आपसे कोफिशिएंट को कैसे हम ट्रांसपोज करेंगे। ये समझ में आ गया टर्म वाला। फिर देखना इस क्वेश्चन कितनी आसानी से और कितनी फास्टली सॉल्व होता है। बस दो बातें तुम्हें समझनी थी। अब देखो कोफिशिएंट को कैसे करेंगे। जैसे अब देखो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 20। अब इसमें दोनों बातें आ जाएंगी, हम टर्म को भी ट्रांसपोज करेंगे, हम कोफिशिएंट को भी ट्रांसपोज करेंगे इस एग्जांपल के जरिए। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, हाँ यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो कहते हैं पहले हम 4 को ट्रांसपोज करें, मतलब 4 को भेजें या 2 को भेजें। एक बात याद रखना कि कोई भी कोफिशिएंट, यहां पर अगर आपसे मैं बात करूं कोफिशिएंट कौन है, तो 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि 2x का मल्टीप्लिकेटिव नंबर है। तो अगर हम इस 2 को ट्रांसपोज करना चाहते हैं, और करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि वेरिएबल को अकेला छोड़ना है, एलोन करना है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किसी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसको अकेला छोड़ो जिस साइड में वो है, ठीक। तो अकेला छोड़ने के लिए ये पहले ट्रांसपोज नहीं होगा, बात समझना, क्योंकि ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म है, जब ये फर्स्ट टर्म अकेला बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप यहां से 2 को ट्रांसपोज कर सकते हो, उसके पहले कर ही नहीं सकते। मींस आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म को, यानी जो और बाकी टर्म्स हैं वेरिएबल के अलावा, वेरिएबल को छोड़कर, वेरिएबल जिस भी टर्म में है, फर्स्ट टर्म है तो उसके बाद जितने भी टर्म हैं वो सारे टर्म्स पहले आप ट्रांसपोज करोगे, तब इस 2 को ट्रांसपोज करने का अधिकार मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये देखिए, यानी हम पहले -4 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, एंड -4 इज सेकेंड टर्म, और टर्म को ट्रांसपोज करने का रूल क्या बताया कि साइन केवल चेंज हो जाता है। तो ये देखो 2x इधर अकेला बचा अब, और इज इक्वल टू, और 20 एज इट इज, ये कोई चेंज नहीं हुआ, बल्कि -4 उधर जा रहा है, तो क्या हो गया +4। अब आप इस 2 को ट्रांसपोज कर सकते हो। अब ये अकेला बचा सिंगल टर्म, जब तक सिंगल टर्म नहीं होगा तब तक कोफिशिएंट ट्रांसपोज नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझ गए तो एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन नहीं, 2-3 हजार इक्वेशन सॉल्व कर डालोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखो अब हाँ कोफिशिएंट को करेंगे तो क्या होगा ये समझो। टर्म को ट्रांसपोज करने का रूल बताया था, साइन चेंज हो जाता है। कोफिशिएंट को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमेशा डिवाइड में चला जाएगा, जिसको आप अपॉन बोलते हो। यानी अब ये देखो यहां क्यों ऐसा हुआ, हमेशा अपोजिट ही होता है। क्यों ऐसा हुआ, उसका रीजन है क्योंकि जब भी किसी आप कोफिशिएंट को ट्रांसपोज करोगे, ये देखो यहां पर 2x था ना, ये 2x, तो 2x में जो 2 है उसका x से कौन सा रिलेशन है, मतलब कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू रिलेशन है। 4 ऑपरेशन होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहां पर 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन उसका लेफ्ट हैंड साइड में है, और कभी अगर डिवीजन का रहा तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिस तरह से प्लस और माइनस। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होगा तो वो ट्रांसपोज करने पर डिवाइड में हो जाएगा, डिवीजन के फॉर्म में चला जाएगा, या अगर डिवीजन होगा तो मल्टीप्लाई के केस में चला जाएगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं एग्जांपल देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर होगी ये भी बात। मैं दोनों ही एग्जांपल लूंगा कि देखो यहां पर क्या है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मीन जरा ध्यान से देखो, इधर 24 हो गया, इस 2 को आपने लेफ्ट हैंड साइड से हटाया, मीन्स यहां से रिमूव किया, जिसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। तो हमने ट्रांसपोज 2 को किया तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई का रिलेशन था। अब देखो कितनी आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो गया। 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, एंड इट इज आंसर, इट इज सोल्यूशन। 12 is solution of this equation, given equation, and the value of variable which is x is 12। x की जो वैल्यू है 12 आ गई है, यही हमारा आंसर है। और इस 12 को ध्यान देना सोल्यूशन कहते हैं, कभी ये मत भूल से कह देना कि 12 इज वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का सोल्यूशन होता है और वेरिएबल की वैल्यू होती है, दोनों में अलग अलग बातें हैं, ध्यान देना, ठीक है ना।
आप किसी के भाई हैं तो आप किसी के बेटे हैं, किसी के मित्र हैं, तमाम रिश्ते अलग अलग होते हैं। तो इस 12 को अगर हम वेरिएबल से कनेक्ट करें तो 12 इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। बस अगर इस 12 को अगर हम इक्वेशन से कनेक्ट करें तो 12 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो वैल्यू आती है उसको इक्वेशन से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो इक्वेशन के लिए क्या कहा जाता है कि सोल्यूशन है। तो 12 इज सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड 12 इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो कि x है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। यहां पर मैंने मल्टीप्लाई का रिलेशन था तो ट्रांसपोज करके दिखाया। आइए डिवीजन का केस रहेगा तो वो भी करके दिखाता हूं ताकि आपकी टेंशन एकदम से खत्म हो जाए। बस ध्यान से देखते जाओ, फुल्ली एंजॉय के साथ आपको सब समझ में आ जाएगा, एकदम से अच्छे से समझना चाहोगे तो, ठीक है ना। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं इस तरीके से, ये देखिए। अब यहां डिवीजन वाला ले लिया, जब हमारा कोफिशिएंट डिवीजन फॉर्म में है, अभी मल्टीप्लाई लिया था। तो आप बताओ पहला काम क्या करोगे, -3 को ट्रांसपोज करोगे। जब तक -3 को ट्रांसपोज नहीं करोगे ये 2 को ट्रांसपोज कर ही नहीं सकते, ठीक, क्योंकि ये सेकंड टर्म है। वेरिएबल जिस भी टर्म में होगा उसको पहला अकेला छोड़ोगे, और सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म को ट्रांसपोज कर दो। टर्म को ट्रांसपोज कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये देखो x/2 और -3 उधर जा रहा है, ट्रांसपोज हो रहा है, तो पहले हम 5 को एज इट इज लिखेंगे, फिर -3 उधर गया तो क्या हो जाएगा +3। 3 है तो 3 ही होगा, बट निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव होता तो निगेटिव हो जाता। याद तो कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है कि बदलना है। किसको? साइन को, हमको, आपको नहीं। अब बता दो x/2 की जो वैल्यू है ये देखिए। अब बारी आई किसको ट्रांसपोज करने की, 2 को ट्रांसपोज करने की। तो बताओ x और 2 के बीच क्या रिलेशन है। यहां पर 2 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई नहीं है, यहां पर 2 अपॉन में है, या कह सकते हैं डिवीजन में है। तो अगर ये डिवाइड फॉर्म में है तो ये 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये 2 तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है, ट्रांसपोज हो रहा है, तो चूंकि ये अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये देखो ध्यान से समझ लो ताकि दोबारा कभी लफड़े में ना पड़ना पड़े। x = कितना हो गया बता दो, 16 हो गया, एंड इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है, यही हमारे वैल्यू है वेरिएबल की। कितना आसान है, इतना आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ता है, ठीक है ना, समझ करके। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि टर्म और कोफिशिएंट क्या क्या है। कोफिशिएंट इज मल्टीप्लिकेटिव नंबर है, और टर्म क्या है समझ रहे हैं, पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज नोन एज टर्म। टर्म को ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज होगा, कोफिशिएंट को चेंज करेंगे। देखिए टर्म क्या होता है, प्लस माइनस से टच होता है, और कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड से टच होता है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, सिंपल वे में समझ लीजिए। सिंपल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए अब मैं आपका पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताता हूं। मैं आपको ये बातें बार बार कहता रहता हूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं बताता, मैं तो आपको क्वेश्चन का तरीका बता देता हूं, सोल्यूशन कैसे करना है बहुत आसानी से, ताकि आप पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी ही नहीं और बुक्स के भी क्वेश्चंस लगा डालेंगे, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए शुरू करते हैं, चलिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन, 2y + 5/2 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 37/2। ये देखिए, अब बता दीजिए कहा क्या गया है, कहा गया है सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, मींस हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एंड वेरिएबल कौन है, y है। वेरिएबल कौन है, y है। चलिए शुरू करते हैं। तो बताओ 2y ये क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, और 5/2 क्या है, सेकेंड टर्म। तो मैंने क्या समझाया है कि अगर हमें वेरिएबल को फाइंड करना है तो पहले वेरिएबल वाले टर्म को छोड़कर बाकी जो टर्म्स नजर आए उन टर्म्स को आप ट्रांसपोज करो, ठीक। तो ये वेरिएबल का टर्म नहीं है, मींस हम 5/2 को ट्रांसपोज करेंगे, मींस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देंगे, ठीक है ना। तो 5/2 विच इज सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का साइन क्या है बता दीजिए, सेकेंड टर्म का साइन है पॉजिटिव। यहां पर 5/2 का किसी भी क्वांटिटी का साइन उसके जस्ट पहले होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। साइन अगर तुम्हें देखना है तो उसके जस्ट पहले देखो, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर x, तो ये क्या है, +x है, प्लस लगाया नहीं आता। लेकिन अगर मैंने लिख दिया -x तो यहाँ पर x का साइन नेगेटिव है, यहाँ पर x का साइन कुछ भी नहीं है, तो पॉजिटिव समझा जाएगा। छोटी छोटी बातें जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं। 5/2 को भैया जल्दी से ट्रांसपोज कर दो, यहाँ से वहां भेज दो, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ लेफ्ट में बचेगा 2y। उधर का पहले लिख दो जो कि पहले से है, तो उधर क्या है 37/2।
5/2 को मैंने ट्रांसपोज किया तो यहाँ प्लस में है तो वहां जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बस इतना सा फर्क हो जाएगा। ये रहा आपका प्रीवियस क्लास का मैटर, ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, कितनी अच्छी बात है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो होल अपॉन हो जाएगा, ये अलग अलग 2 था, ये होल अपॉन 2 हो जाएगा और ऊपर 37 - 5 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। अदरवाइज क्या करते थे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे, जो रिजल्ट आता था न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन तब जब दोनों अलग अलग होते थे, यहाँ सेम है, ये आसान हो गया। तो यहाँ पर होल अपॉन 2 एंड ऊपर डायरेक्टली 37 - 2 हो जाएगा, ये देखिए, सॉरी 37 - 5 हो जाएगा। इधर क्या हो गया, इधर हो गया 2y। अब बता दो 2y की वैल्यू कितनी आई, 37 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 32 एंड अपॉन 2। अब इस 2 से इस 32 को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इधर लेफ्ट में क्या है 2y और उधर क्या है, उधर हो जाएगा 16। समझते हैं ना, अरे भाई 2 से 32 को डिवाइड करोगे तो 16 नहीं आएगा, ये तो आप भी जानते हैं, देखो बोल तो रहा है 16, 2y = 16 आ गया। तो अब क्या है, अभी हमने क्या किया था, टर्म को ट्रांसपोज किया और सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा। अब वक्त आया इस 2 को वहां से हटाने का, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल को अकेला छोड़ना है, इस y को अकेला रखना है लेफ्ट में, तो 2 को यहां से हटाना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। लेकिन 2 क्या है, कोफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन से अगर अटैच है तो ये जब ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, उधर जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं आपको समझाऊं, इधर y अकेला हो गया, उधर 16 था, ये 2 यहां से हट रहा है, यहां से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड में गया, तो ये देखिए अपॉन हो गया, मल्टीप्लाई था इसलिए अपॉन में चला गया। और सिंपल सी बात है, इसको आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 8 = 16 और y = 8 एंड इट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। हो गया काम तमाम। ये तो इतना समझाने में लग रहा है, केवल 2-3 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। एक्सप्लेन मैंने इतना किया अच्छे से ताकि आपको 1 सवाल 2 सवाल ना लगा पाए, 1000 2000 सवाल लगा डाले, ठीक है ना। तो सिंपल इक्वेशंस को इस तरीके से सॉल्व करोगे। और भी क्वेश्चंस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। और इस वीडियो में जो समझ में ना आया हो या जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे या मुझ तक किसी भी तरीके से पहुंचाएंगे, ठीक है ना। वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है अच्छे से तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वॉच अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए और तब मुझे बताइए कहाँ क्या समस्या है, ठीक है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।